नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। कैसे हैं आप लोग? एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है शिवराध्याय एकेडमी के द्वारा, उसमें क्लास 7th का चैप्टर 3 आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किए उसमें शासन और इक्वालिटी के बारे में हमने बातचीत करी थी। ठीक है, तो आज बात करेंगे राज्य का काम, मतलब राज्य कैसे काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, किसी देश में किसी राज्य में क्या काम है राज्य का या सरकार का, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो राज्य किस लिए बनाया जाता है, नागरिक समाज आखिर राज्य की स्थापना क्यों करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी बात पर आते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है राज्य कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण काम, मतलब हम आखिर राज्य क्यों बनाते हैं, हमारे लिए राज्य क्या कितना उपयोगी है, कितना उपयोग हम उसका कर सकते हैं और किन किन मायने में हम उसका उपयोग करते हैं। चलिए उसको समझते हैं। चलिए तो एक बेसिक चीज समझ लीजिए पहले, राज्य कहते किसे हैं, या अगर हम राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों की बात करें तो उन तत्वों को क्या कहा जाएगा उसके बारे में समझिएगा। अगर राज्य के तत्वों की बात करें तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व हैं राज्य के लिए। ठीक है, अगर ये तत्व ना रहे तो राज्य हम नहीं बोल सकते हैं। जिनको आप अक्सर राज्य समझते हैं वो प्रांत होते हैं। जैसे अक्सर लोग आप कहते हुए मिलेंगे आपको कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, वो एक प्रांत है, प्रोविंस है। ठीक, उत्तर प्रदेश क्या है? एक प्रांत है। और प्रांतों में एक चीज की कमी होती है, तीनों चीजें मौजूद होती हैं प्रांत में। जनसंख्या भी होती है, भूभाग भी होता है, सरकार भी होती है, परंतु वहां पर संप्रभुता नहीं होती है। खास करके भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भारत में संघ संप्रभु है, मतलब केंद्र संप्रभु है, या एक राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सेंट्रल कर रही है। यहाँ पर राज्य प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रांतों को संप्रभुता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि भारत की परिस्थितियां, जब भारत आजाद हुआ तो उनकी परिस्थितियां कुछ और थी। ये अलग बात है कि अमेरिका ने अपने राज्यों को भी बहुत संप्रभुता दी हुई है। ठीक है, वहां राज्य और केंद्र में कोई विशेष अंतर नहीं है। ऐसे समझे कि वहां का जो प्रांत है, वहां के जो प्रांत हैं वो ज्यादा ताकतवर है मुकाबले केंद्र के। ठीक है, भारत में क्या है, चूंकि भारत में केंद्र की संकल्पना थोड़ी सशक्त करी गई है, सशक्त केंद्र की संकल्पना भारत में है, और ये हमने कनाडा से ग्रहण किया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां भी अगर आप देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियां ये केंद्र को ही दी गई हैं। ठीक है, मतलब कि जो अवशिष्ट शक्तियां, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। ठीक है, तो ये रही राज्य का राज्य की बात, राज्य की विशेष जो 4 अनिवार्य उसके तत्व हैं उसके बारे में बातचीत हो गई। चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य का काम है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम जो राज्य का है वो है कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाह्य सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। हालांकि अगर हम बातचीत करें पुराने कुछ विचारकों की, ठीक है, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, जेएस मिल बड़े ही महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। ये हो गए, एडम स्मिथ हो गए, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य के काम को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। ठीक है, इन्होंने राज्य के काम को सीमित किया हुआ है। इनका कहना है कि राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बनाना है। आंतरिक सुरक्षा
और बाह्य सुरक्षा नागरिकों के लिए इन्होंने कहा है कि राज्य का बस इतना काम है कि वो हमारी आंतरिक सुरक्षा मेंटेन करे और हमारी बाह्य सुरक्षा मेंटेन करे। मतलब कि उन्होंने राज्य को सिर्फ पुलिस स्टेट की संज्ञा दी है, पुलिस स्टेट की संज्ञा दी है। ये सब उदारवादी विचारक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का संबंध तो नकारात्मक उदारवाद से आप कह सकते हैं, या नकारात्मक स्वतंत्रता से इनका संबंध आप रख सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक वो स्वतंत्रता होती है जिसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं, और एक वो स्वतंत्रता होती है जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है, नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है, ठीक है, कल्याणकारी कार्य। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि राज्य को यह करना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य भले ही नागरिकों के लिए कल्याणकारी काम करेगा, लेकिन किसी न किसी बहाने वो नागरिकों के जीवन में, नागरिकों के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करेगा। और नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो है, ये विचारक हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर यह कहा गया था कि राज्य का काम सिर्फ पुलिस स्टेट का होगा, वो सिर्फ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा देखेगी, बजाय इसके कि वो नागरिकों के लिए कल्याणकारी काम करे। तो आज के जमाने में अगर आज के युग की बात करेंगे, तो जैसे भारत का ही अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो अगर आप अपने दिमाग से सोचें, तो चिंतन करें अगर, तो भारत फिलहाल सकारात्मक स्वतंत्रता जैसा कुछ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकों के लिए तमाम प्रकार के कल्याणकारी काम करता है और नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप भी है राज्य का, ठीक है। तो यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता की कोई प्रासंगिकता दिख नहीं रही है। ये अलग बात है कि ये व्यक्तियों को ज्यादा सुप्रीम मानती है, इनका मानना है, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इनका मानना है कि व्यक्ति को राज्य के बंधनों से आजाद करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ऊपर है ना कि राज्य ऊपर है, ठीक है। ये मामला रहा आपका सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का। तो हमने बात करी कि राज्य का जो बेसिक काम है वो है कानून और व्यवस्था संभालना, ठीक है। कानून और व्यवस्था के माध्यम से कैसे राज्य काम करता है, जैसे एग्जांपल के रूप में विधायिका हमारे देश में है, विधायिका संसद जिसको हम बोलते हैं। अगर केंद्र के स्तर पर देखेंगे तो विधायिका को हम संसद बोलेंगे, और अगर राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो राज्य के स्तर पर हम उसको विधानसभा बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, SLA, ठीक है। और जो संसद में चुनकर जाते हैं उनको हम सांसद कहते हैं, और जो विधानसभाओं में चुने जाते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कानून बना होता है, कानून बनाना होता है और उसका पालन भी सुनिश्चित करना होता है। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? आपको पता ही है, मैंने कई बार इसका डिस्कशन किया है। कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और उसका पालन भी सुनिश्चित वही करवाती है, लेकिन उसको लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका, ठीक है। इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पुलिस आपको जो दिखाई पड़ रही है, पुलिस ने किसी अपराधी को जकड़ रखा है। यहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर भी पुलिस दिखाई पड़ रही है। तो ये हमारे सरकार का कार्यपालिकीय रूप आपको दिखाई पड़ रहा है। यू आर जस्ट विटनेसिंग द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो भारत का सरकार है उसमें जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो आपको दिखाई पड़ रही है। पुलिस एक कार्यपालिका का ही हिस्सा है, जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कार्यपालिका को भी अगर हम दो भागों में बांटें तो कार्यपालिका भी दो भागों में बांटी गई है। उसको भी समझिएगा कि कार्यपालिका बेसिक तौर पर दो भागों में बांटी गई, उसको समझिए। क्योंकि ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, तो अगर आप इसको भी समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा ये, ठीक है। कार्यपालिका की बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरी जो कार्यपालिका होती है उसको हम बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अभी आपके एक सवाल का और जवाब दूंगा मैं, जिसमें अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर क्यों मंत्री आईएएस या आईपीएस अफसर को क्यों कंट्रोल करते हैं, क्यों नहीं आईएएस अफसर आईपीएस अफसर मंत्रियों को कंट्रोल करे। उसका बड़ा कारण क्या है उसको बताता हूं।
तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है, वो कहां से चुनकर आती है इसको देखिए। चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, अगर राज्यों की बात करें तो विधानसभाओं से इनका संबंध होता है, और अगर हम केंद्र की बात करें तो संसद से इनका संबंध होता है। जैसे विधानसभा से कौन चुनकर आते हैं? विधायक, और विधायक ही मिल करके राज्य सरकार बनाते हैं, और संसद से जो चुनकर आते हैं वो सांसद होते हैं, और ये मिल करके केंद्र सरकार बनाते हैं, ठीक है। और एक बात और आपको समझनी पड़ेगी इसमें कि इनको चुनता कौन है? ये दोनों जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सांसद और विधायक डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब जनता अपनी शक्ति इनके हाथ में देती है। जनता अपनी शक्ति किसको दे रही है? जनता अपनी शक्ति इनके हाथ में देती है, मतलब अस्थायी कार्यपालिका के हाथ में देती है। और जो आईएएस और आईपीएस होते हैं ये भी कार्यपालिका के हिस्सा है, लेकिन इनको डायरेक्टली जनता चुन नहीं रही। इनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, बल्कि ये अपॉइंटमेंट इनका होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब इनको जनता ने अपनी शक्ति डायरेक्ट नहीं सौंपी है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए जिनके हाथों में प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने अपनी शक्ति पहुंचाई है वो है अस्थायी कार्यपालिका। तो इसीलिए इस वजह से अस्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जैसे कि अगर हम पुलिस की बात करें तो सचिव को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? गृह मंत्री होगा, ठीक है। गृह मंत्री किनको कंट्रोल करेंगे? सचिव को। जैसे प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं, ठीक है, वो हेड नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय के। प्रधानमंत्री कार्यालय के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री कार्यालय के हेड होंगे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अपराधों की रोकथाम के लिए ये कानून बनाते हैं और उनको लागू करने का काम करते हैं। तो ये होता है पहला काम, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभालना किसी भी राज्य में, किसी भी देश में राज्य का एक बेसिक और मूल कर्तव्य है, मूल उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला काम, इनका अगला काम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी बेसिक तौर पर हम अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखते हैं। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट, हमारे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हमारी राष्ट्रीय हित है। और राष्ट्रीय हित जो है उन्हीं को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाएगा। राष्ट्रीय हित को ही सुरक्षित करने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा में करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश की जो बाउंड्री है, हमारे देश की जो सीमा है, वो हमारे लिए हित है, वो हमारा हित है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की बाउंड्री अगर सुरक्षित नहीं होगी तो हम सुरक्षित नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम नहीं सुरक्षित होंगे तो फिर पूरा देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए बाउंड्रीज पर आप देखते होंगे आर्मी रहती है, सीमा पर सुरक्षा बल खड़े रहते हैं, वो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करते हैं और उसी को हम राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। और उनके लिए सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी की होती है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बनाई गई। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पुलिस ही हो, बहुत बार अगर परिस्थितियां बहुत खतरनाक हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो आर्मी भी वहां लगाई जा सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे तो उसके लिए बाहर अगर बात करेंगे तो आर्मी रहेगी, अंदर पुलिस ऐसा काम देखती है, पब्लिक ऑर्डर जो है पुलिस संभालती है। और दो खुफिया एजेंसियां हैं हमारे पास, बड़ी हालांकि खुफिया एजेंसी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जिनका हम नाम सुनते हैं जो फेमस आपको है, एक तो आपको रा सुनाई पड़ती है और एक आईबी सुनाई पड़ती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो अब अगर आज के समय में देखा जाए तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो बाह्य सुरक्षा को देखती है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स देखती है। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए है और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो बाहरी सुरक्षा के लिए है। हालांकि बहुत सारी और एजेंसियां हैं, अनगिनत अनगिनत तो नहीं, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन बेसिक तौर पर हम इनको ही जानते हैं, ठीक है। अगला काम राज्य का क्या है? अगला काम है राज्य का
नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना। ये सारी योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं? ये सारी योजनाएं किसके लिए चलाई जा रही हैं? ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार नागरिकों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राज्य क्या है, नागरिकों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राज्य का कर्तव्य बनता है कि देश का स्वास्थ्य या देश की जो जनता है, नागरिक है, उसका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। राज्य का कर्तव्य है कि देश की शिक्षा जो है वो हमेशा बढ़ती रहे, उसमें गुणवत्तापरक परिवर्तन आता रहे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो संविधान निर्माताओं ने इन सारी व्यवस्थाओं को किया। अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। आर्टिकल 45 डीपीएसपी का जो एक आर्टिकल है वो भी शिक्षा की बात करता है। गरीबी उन्मूलन की बात करी जा रही है। रोजगार जैसे कार्य है इनको बढ़ावा देना, जैसे अब हमारे देश में कोई वृद्धावस्था में जी रहा है, कोई वृद्ध है, तो उसके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। बीमा LIC इसीलिए बनी है, ठीक है। और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन भी राज्य के द्वारा करते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर बढ़ाने के लिए, मेडिकल सेक्टर में जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना आप देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना ये भी नागरिकों के कल्याण के लिए ही है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि जो राज्य का काम है वो ये भी एक काम है कि वो तरह तरह के सेक्टर्स को बढ़ावा देगा, जैसे हेल्थ सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें राज्य जो है हमें हेल्प करता है, हमारे लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाता है। और आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि जब राज्य कोई काम करता है, ठीक है, राज्य का जो काम होता है वो कभी भी लाभ के लिए नहीं होता है, ठीक है। राज्य का काम क्या है, वो लाभ के लिए नहीं। जैसे राज्य अगर अस्पताल बनाएगा तो राज्य अस्पताल बनाएगा कल्याण के लिए, ठीक है, जनता के कल्याण के लिए राज्य अस्पताल बनाएगा। तो इसलिए आप देखते होंगे 1 रुपए की फीस, 1 रुपए का पर्चा कटता है सरकारी अस्पतालों में, ठीक है, सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए का पर्चा कटता है। लेकिन वहीं अगर कोई प्राइवेट अस्पताल आप देखें, प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप पर्चा कटवाने जाएंगे या वहां से अगर वहां के डॉक्टर को दिखाना है तो कम से कम 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो जो प्राइवेट अस्पताल बनाए गए हैं वो लाभ के लिए बनाए गए हैं, हालांकि उससे भी जनता का कल्याण हो रहा है, लेकिन वो लाभ के लिए बनाए गए। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, लेकिन सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। सरकार तो बनाई ही इसीलिए गई है, हमारी जनता ने सरकार को चुना ही इसलिए है कि वो हमारी भलाई कर सके, ठीक है। क्योंकि सरकार कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी भलाई करेगा, सरकार बनाई ही गई है जनता के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर राज्य कोई अस्पताल बनाएगा तो उसकी फीस बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर जाहिर तौर पर आपको ज्यादा फीस देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। राज्य का एक और कर्तव्य है जिसको हम कहते हैं आर्थिक प्रबंधन, जिसको बोलते हैं आर्थिक प्रबंधन। तो आर्टिकल 112 समझ आई बात। बजट आप देखते हैं हर साल जो है बजट जारी किया जाता है, तो वो बजट आखिर किसके लिए जारी किया जाता है? आपके घर में जैसे बजट बनता है कि कैसे कैसे हम काम चलाएंगे, वैसे वैसे सरकार भी बजट बनाती है कि कितना खर्चा करेंगे, कितना हमको कहां से मिलेगा जिससे हम जनता का कल्याण कर सके। हमसे सरकार टैक्स लेती है, हमारे कल्याण के लिए हमसे सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है, आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो राज्य का कार्य आर्थिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना और उसका प्रबंध करना होता है। जैसे टैक्स के माध्यम से, बजट के माध्यम से वित्तीय नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, राज्य के ही तो है, राज्य ही तो सारा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं, संविधान और कानून का पालन। देखिए संविधान तो एक बार बन गया और उन्हीं के आधार पर सरकारें बनती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनकी शक्तियों का बंटवारा और ऐसे बहुत सारे कार्य जो है संविधान में निहित किए गए हैं, उसमें पहले से दर्शाए गए हैं। तो उन्हीं सारे कामों को लागू करने के लिए, पालन करने के लिए राज्य संविधान का पालन करता है और राज्य का संविधान का पालन करना बहुत जरूरी है।
अगर आप लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो आपकी सरकार, आपका जो राज्य है, उसको निश्चित तौर पर संविधान का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज लोकतंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं। ठीक है। ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन द हाईएस्ट लॉज ऑफ सवर्न स्टेट, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। संवैधानिक सरकार किसको बोलेंगे? संवैधानिक सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जो संविधान का पालन करे, और ऐसे संविधान का पालन करे जो जनता के द्वारा बनाया गया हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे हम संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि जब सरकार संविधान द्वारा बताए गए प्रावधानों से सीमित हो, मतलब उनकी शक्तियों पर सीमा लगाई गई हो, ठीक है, सीमित हो, तो ऐसी सरकार को हम सीमित सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे? सीमित सरकार। और इसका दूसरा नाम भी आप संवैधानिक सरकार बोल सकते हैं, क्योंकि राज्य एक ऐसा प्रहरी होता है जो ऐसा प्रहरी है, अगर संविधान द्वारा उसके ऊपर बंधन न लगाया जाए तो वो हमको खुद परेशान कर देगा। इसीलिए हमको संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। संविधान में इसीलिए मूल अधिकार बनाए गए हैं जिससे कि राज्य से हमारी सुरक्षा हो सके। सोचिए कि राज्य के खिलाफ उनको मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, बेसिक तौर पर राज्य और व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त हुआ, लेकिन अधिकतर अधिकार आप देखेंगे कि हमको राज्य के खिलाफ प्राप्त हुए हैं। और वो राज्य के खिलाफ जो मूल अधिकार हमको मिले हुए हैं, कहां से मिला है हमको? संविधान से। संविधान में बात तय की गई है कि ये मूल अधिकार 12 से 35 तक ये सारे मूल अधिकार हमको मिलने चाहिए, और अगर ये मूल अधिकार हमको नहीं मिलते हैं तो फिर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है उसमें। न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा गया है। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक इसी आधार पर कहा गया है कि जब भी सरकार, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, जब भी वो नागरिकों के मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का बंधन लगाने का प्रयास करती है तो न्यायपालिका सामने आती है, और न्यायपालिका कहती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, यस यू कैन ओनली अमेंड देम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजंस। ठीक है, आप उनको हानि नहीं पहुंचा सकते, मूल अधिकारों में संशोधन इस आधार पर नहीं कर सकते, और इसी के आधार पर न्यायपालिका ने मूल संरचना का सिद्धांत भी दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, जिसमें चाह कर भी पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकती, उसमें कोई ऐसा अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये पूरा मामला रहा जिसमें राज्य का मेन काम होता है कि वो संविधान का पालन करता है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? सोचो, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। और किसके खिलाफ हमको मूल अधिकार मिला हुआ है? हमको राज्य के खिलाफ ही मूल अधिकार मिला हुआ है। किसने दिया है? संविधान ने दिया है, और वो स्वयं से हमारी रक्षा कर रहा है। सोचने वाली बात है कि स्वयं राज्य अपने आप से हमारी रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो संविधान द्वारा बंधा हुआ है। सोचो, अगर संविधान द्वारा ना बंधा होता तो फिर नॉर्थ कोरिया जैसी स्थिति पैदा हो जाए। भारत में भी नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना और बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां पर नागरिकों के अधिकारों को कुछ नहीं समझा जाता। तो धन्य मनाइए कि भारतीय संविधान ऐसा बनाया गया, इसमें इतनी शक्ति भरी गई, और उस शक्ति को अच्छे से इसका पालन राज्यों को करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, आप भारत जैसे देश में आपने जन्म लिया है जहां पर संविधान का इतना पालन होता है। हालांकि बहुत सारी और समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें विकास को आप देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं, गरीबी को देख सकते हैं, अशिक्षा को देख सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, लोकतंत्र की जो मूल विशेषता है, उसको ध्यान में रखते हुए सीमित सरकार भारत में कह सकते हैं, और दुनिया के लगभग सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत का जो लोकतंत्र है वो संविधान की सीमाओं के अंतर्गत अपने कार्य करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हालांकि एक बार 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया था, और 1-2 साल तक उसका उपयोग भी किया, लेकिन उसके बाद से फिर ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई।
अब इसमें न्यायपालिका का एक काम आ जाता है, न्यायपालिका के माध्यम से कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करता है, राज्य का ये भी काम है। ठीक है। अब अभी तक तो बात हुई मूल अधिकारों की, आर्थिक व्यवस्था की और अन्य आयाम की। अब एक और बात है इसमें, विदेश नीति और कूटनीति। राज्य की ही जिम्मेदारी होती है कि अन्य देशों के साथ हमारा संबंध बनाए रखें। ठीक है। राज्य का ये कर्तव्य भी है कि अन्य देशों के साथ वो अच्छा संबंध बनाए। ठीक है, जिससे कि नागरिकों को फायदा हो। तो राज्य अपने देश के अपने अपने साथ अन्य देशों के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यह कूटनीतिक वार्ताओं, व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व भी करता है। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशी नीति बनाता है, फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, विदेश नीति, कि हम विदेश के साथ कैसा संबंध बनाए। और कभी भी कोई भी संबंध अगर बने, किसी भी प्रकार का संबंध हो, लेकिन कभी भी कोई देश अपने विदेश नीति के साथ, अपने राष्ट्रीय हित और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करता है। कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, हम अपने राष्ट्रीय हित के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे जान चली जाएगी, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को जाने नहीं देंगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति पैदा होती है, भारत के जो जवान है, भारत की जो आर्मी है, वो हमेशा डटी रहती है। बुरी से बुरी परिस्थितियां आए, कितना भी कठोर मौसम हो, लद्दाख का हो, चाहे वो कश्मीर घाटी का मौसम हो, लेकिन वो कभी टस से मस नहीं हुए। उसमें इतनी ताकत भर दी जाती है कि उनको लगता है कि देश, राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। ठीक है। तो ये अलग अलग सरकारों की बात होती है, जिस प्रकार की सरकारें आती है, उनकी जैसी विचारधारा होती है, उसी के आधार पर विदेश नीति भी बनता है। कई बार विदेश नीति में अगर प्रधानमंत्री का प्रभाव ज्यादा हो, तो विदेश नीति में आप प्रधानमंत्री के प्रभाव को भी ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी फिलहाल के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रभाव काफी है विदेश नीति पर। तो जब भी विदेश नीति का कोई मामला आता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि उस पर मोदी का प्रभाव बहुत होता है। ठीक है। इनका करिश्माई जो ऑरा है, जो चरित्र है, वो पूरी दुनिया भर में भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, क्लास 7 का कॉन्टेक्स्ट है। इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास की बात करी गई है कि देश के नागरिकों का सांस्कृतिक विकास, शैक्षिक विकास करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी राज्य का ही है। राज्य ही उसको बढ़ाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। राज्य संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में विकास और संवर्धन के लिए कार्य करता है। तरह तरह के संस्थान बनाता है, चाहे वो संगीत से संबंधित हो, चाहे वो ललित कलाओं से संबंधित हो। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण करता है जो भारत में नागरिकों को कल्चरली बहुत डेवलप करने का काम करे। ठीक है। अपनी पुरानी विरासतों को संजो कर रखने का काम करता है। एक प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन भी करने का काम राज्य का ही है। ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, किसी भी राज्य में अगर किसी प्रकार का डिजास्टर आया, कोई आपदा आई, तो उसको मैनेज करने का काम सरकार ही करती है, राज्य ही करता है। ठीक है। चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लें आप, दुनिया भर के देशों के साथ जो साझेदारी होती है, चाहे वो पर्यावरणीय क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो भी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो राज्य की ही होती है। तो जैसे राज्य में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज और वन संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल संतुलित और सतत रूप से हो। राज्य पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी ध्यान देता है। ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम राज्य ही तो करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन बनाता है? सरकार ही तो बनाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो ये सारे अधिनियम क्यों बनाए जा रहे हैं? सारे अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य ही तो बना रहा है ना। तो ये तो राज्य का ही कर्तव्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि नागरिकों का भी कर्तव्य होता है। ठीक है। एक गणतंत्र में
जो गण होते हैं, नागरिक से एक कदम और ऊपर आ जाते हैं, उनको गण कहते हैं, जो अपने सभी कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तो उनको हम गण कहते हैं, गणमान्य बोलते हैं। ठीक है, उनका सम्मान और ज्यादा होता है। तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो जितने भी उनको कर्तव्य दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उन कर्तव्यों का बेझिझक निष्कपटता से पालन करे। ठीक है, अब विधायक क्या है? विधायक के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। विधायक जो है वो राज्य विधानसभा का सदस्य होता है, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, इसमें आप विधायक जी को देख ही रहे हैं। विधायक जी बहुत ही भ्रष्ट किस्म के विधायक जी थे, और इनकी लड़ाई सचिव जी से हो जाती है। ठीक है, इसी पर पूरी पंचायत वेब सीरीज कायम है। ठीक है, तो एमएलए को शॉर्टकट में इनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। ठीक है, इनका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली होता है। ठीक है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, और यही सरकार बनाते हैं। जब विधायकों का समूह, जैसे मान लो मान लो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तो इसका मतलब बीजेपी के जो विधायक होंगे उन्होंने मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इसका मतलब उन्हीं को बहुमत प्राप्त हुआ था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसी सिस्टम से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। इसी में विजय प्राप्त करके योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ठीक है, तो ये जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की बात करी गई है। ठीक है, उस हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों से लोग खड़े होते हैं, लेकिन सभी लोग जीते हैं जरूरी नहीं। ठीक है, विधायक भी अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, तो अब उसको मैं समझा देता हूं कि कैसे बन जाते हैं। अब जैसे कोई विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनता है, इसको समझिए। जैसे मान लो बीजेपी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। अब बीजेपी जो है अपने पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बीजेपी की पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो ये अपना एक कोई मेन चेहरा, मुख्य चेहरा निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए वो योगी जी हो गए, इन्हीं के नाम पे जो है ये चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब चुनाव जीत जाएंगे विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का जब चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है, बहुमत इनको मिल जाएगा, तो चूंकि नेता कौन थे पार्टी के? योगी जी, इन्हीं को आगे बढ़ा करके मुख्यमंत्री हम बना देंगे, और अन्य जो विधानसभा सदस्य बने हैं पार्टी से, बीजेपी से, उनको हम मंत्री बना देंगे। तो इसका मतलब है कि विधायिका से ही कार्यपालिका आ रही है, ये भी समझिए। इसका मतलब क्या हुआ? विधायिका मतलब विधानसभा से ही कार्यपालिका आ रही है। ठीक है, ऐसे बन जाते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री। ठीक है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, जिसको हम बहुमत दूसरे शब्दों में कहते हैं, ठीक है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, और जो भी अन्य स्थानों पर आए हैं या हार गए हैं उनको हम विरोधी पक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हिमाचल प्रदेश का पूरा निर्वाचन क्षेत्र दिखाया गया है। इसमें टोटल 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग देखिए निर्वाचन क्षेत्र दिखाए गए। हर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि लड़ते हैं, और जो वहां से जीत जाता है उन्हीं को विधायक मान लेते हैं। ठीक है, समझ आई बात? ये जैसे चंबा है, लाहौल और स्पीति है, ठीक है, तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से लड़ाई चलती है, और जो जीत जाता है उसका काम हो जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पहले से ही नेता पता लग जाते हैं। जैसे 2014 का जब चुनाव लड़ रही थी बीजेपी केंद्र स्तर पर,
तो नरेंद्र मोदी को पहले से ही नेता बना दिया गया था। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही बात इसमें भी करी जा रही है। ठीक है, इसमें एक बात और दिखाई जा रही है, किस तरीके से विधानसभा में आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विधायक आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं कि यहाँ विधायक तो कह रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है, और ये वहां के जो मंत्री हैं उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की जाए कि वहां पर कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उनको संक्रमण से मुक्त किया जाए। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य किसका होता है? शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं, और इन सबका सामूहिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका भी है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, विधायिका के रूप में वो सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं, फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। मतलब विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका के कामों की जांच करती है। ठीक है, और कार्यपालिका का प्रमुख किसको बनाया जाता है? मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, शासन की कार्य प्रणाली के बारे में मैंने आपको बात करी कि जो भी सदन में बातचीत होती है उनका प्रेस वार्ता होती है, प्रेस निकलता है, और अखबारों में, टीवी में, चैनलों पर वो दिखाई पड़ता है कि कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है। ठीक है, और विधानसभा में चर्चा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता कराई गई, उसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए, उन्होंने बहुत सारे सवाल भी पूछे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है होती हैं। अब इसमें शब्द संकलन निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहा गया। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कोई पंचायत का वार्ड या वो क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत मतलब इसका आशय ऐसी स्थिति है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो जाए। जैसे 100 लोग हैं तो अगर 51 लोग सहमत हो गए तो उसको बहुमत कहा जाएगा। विरोधी पक्ष इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते। जैसे मान लो कांग्रेस अभी सत्ता पक्ष का सदस्य नहीं है तो वो विरोधी हो गया। ठीक है, प्रेस वार्ता मतलब जब मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेस मीट बुलाई जाती है, कोई भी मामला, कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें उसके बाद प्रेस मीट होती है, पत्रकार लोग आते हैं और वो सवाल करते हैं सरकार से, उसी को हम बोलते हैं प्रेस वार्ता। ठीक है, तो ये इस आज की क्लास का बस इतना ही था। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।